कहानी कुर्सी की में एक बात हम करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने डेंगू और इसके अलावा और जो अस्पतालों के हालात हैं उसको लेकर के सवाल खड़े किए, योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि उनकी ये सरकार किसी का चेहरा देखकर या किसी की जाति देखकर मदद नहीं करती है। ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ जाति मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के अखिलेश यादव ने जो बातें कही थी, विपक्ष ने जो कुछ कहा था वो भी याद दिलाया। ये भी बताया कि कैसे खास तौर पर मेडिकल सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर हुई हैं। देखिए, इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना ये डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, वह सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं, समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वह तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में
कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जवाब ये अखिलेश यादव को था, जो सवाल उठा रहे थे स्वास्थ्य सुविधाओं पर उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने ये कहा कि प्रचार तो आप खूब कर रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश में छोड़िए, दिल्ली में जाकर के आप प्रचार करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि एक सांसद के बेटे को बेड नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हम जब सब जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से जो है देश के कई हिस्सों में डेंगू का जो है प्रकोप चल रहा है और उसकी बात जो है अखिलेश यादव कर रहे थे। अब उनको जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने और बताया कि आपने कोरोना काल में भी यही दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी, हकीकत कुछ और है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के या पिछले जो अखिलेश यादव ने कहा 7 साल में क्या किया आपने, क्या जवाब इस बात? देवेंद्र। और अखिलेश जिस बात को कह रहे थे सौरभ, अक्टूबर महीने में जब भैरव मिश्र के बेटे का निधन हुआ था तो उस बात को लेकर तब काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चली थी और जाहिर तौर पे वो एक बड़ा निशाना था सरकार के ऊपर कि अगर पूर्व सांसद के बेटे को भी जगह नहीं मिल रही है लखनऊ में तो फिर समझा जा सकता है कि प्रदेश के बाकी दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य की जो मौजूदा सुविधाएं हैं किसी भी राज्य की अगर आप बात कर लें और वहाँ पर जब आप ऑन द स्पॉट जाकर विजिट करेंगे तो आपको ये समस्या समझ में आएगी कि ये नाकाफ़ी हैं, इसमें काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक जगह पर। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री की जो योजना है या जिसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे, उसने एक बड़ा राहत दिया है ख़ास तौर पर गरीबों के लिहाज से, जो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो बीजेपी की, वो ये बताने की स्थिति में रहते हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखें सौरभ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या दूसरे किसी भी राज्य की बात कर लें भारत में, केरल में आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखेगी, अन्यथा आपको हर जगह ये समझ में आएगा कि जो सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं के अनुपात में सुविधाएं कम हैं। वो एक सवाल उठा रहे थे कि आप लोग प्रचार करते हैं हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, उनकी असलियत क्या है खासतौर पर यूपी के अंदर? नहीं, देखिए ये तथ्य के तौर पर, चूंकि दो पहलू है, एक जो देवेंद्र जी बता रहे हैं और ये सच है कि आज भी उत्तर प्रदेश में आदमी को बीमारी होती है तो पीजीआई लखनऊ में जाना है। रायबरेली का एम्स अभी उतना इक्विप्ड नहीं हुआ है, गोरखपुर वाला एम्स उससे बेहतर स्थिति में है। और ये भी बार बार कहा जाता है कि भैया जब लखनऊ में पीजीआई था तो इसको कहीं और खोलते, इसको जिसको कहते हैं ना कि राज्य के दूसरे हिस्सों में जाता, लेकिन रायबरेली में ही खोला, वो भी फुल्ली इक्विप्ड नहीं है, ये सच है। पीजीआई में इतनी लंबी लाइन होती है कि आपको जुगाड़, आपको किसी कहे कि किसी बड़े आदमी की जरूरत होती है और वो एक उदाहरण हमने देखा कि बेड नहीं मिली। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है, नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में प्रोविजन किया कि देश के हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर काम हो रहा है। 2000 कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार गई तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 35 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बाकी जिलों में भी काम चल रहा है। ये फैक्ट के तौर पर मैं बता रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि क्या ऑपरेशनल के तौर पर वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या अभी लखनऊ से इतर, जिसको हम बार बार कहते हैं कि और जगहों पर बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा कि सरकारों को सरकारी अस्पताल भी बनाना चाहिए और कम से कम हर बड़े सेंटर पर प्राइवेट अस्पताल ढंग के हों, उनको लखनऊ और दिल्ली न भागना पड़े, इसका इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ की वो होर्डिंग बिल्कुल सच है कि अखिलेश यादव के राज्य से 2 गुने से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर काम चल रहा है। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि भाई क्यों नहीं हम लोग जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खोल पाते या बड़े अस्पताल बना पाते हैं। आप क्योंकि आप संसाधन की बात है तो आज कम से कोई मेडिकल इक्विपमेंट देना है, अगर बिल्डिंग खड़ा करना है, ये सब काम तो आप कर लेंगे। लेकिन ये लोग शायद नहीं समझ पाते कि वो उससे मेडिकल कॉलेज नहीं तैयार होता अस्पताल। आपको डॉक्टर चाहिए, शिक्षक चाहिए, वो ऐसा डॉक्टर जो शिक्षक भी है वो चाहिए, और वो एक ऐसा संसाधन है जो बहुत लिमिटेड है। और वो आप केवल ये नहीं कि आप सब पैसा लगा दीजिए, ऐसे आप कोई शिक्षक डॉक्टर नहीं पैदा कर सकते। इसमें अपनी रफ्तार से ही आएगा। तथ्य के तौर पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए और आज मेडिकल की जो MBBS सीट है, यानी जिसको हम बैचलर कहते हैं डॉक्टर की, वो सीट 50% से ज्यादा बढ़ गई है। MD यानी जिसको हम कहते हैं मास्टर हो गया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसको कहते हैं, वो 80% से ज्यादा बढ़ गई। अब जाहिर है कोरोना काल का जो 2 साल था उसने थोड़ी गड़बड़ की, लेकिन अब ये जो डॉक्टर निकल रहे हैं जाहिर है कि ये उन्हीं कॉलेजेस में जाएंगे और ये सारी योजनाएं लिंक्ड हैं। नर्सिंग कॉलेज मेडिकल के साथ बनेगा, नर्सिंग के बच्चे उसी तरह सीटें बढ़ेंगी, यानी आपका डॉक्टर
नर्सिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, ये एक साथ काम हो रहा है और अगले 5 साल बाद डाउन द लाइन इसका परिणाम हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। समीर जी, मैं एक खबर बिहार की मैं आपको बता दूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। बिहार सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है शिक्षा का इस्लामीकरण करने का। ये सवाल बिहार में छुट्टी को लेकर के एक नया सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, उसके बाद ये प्रश्न उठा है। दरअसल बिहार में जो छुट्टी है स्कूलों की 60 छुट्टी होती है, 60 की 60 छुट्टी तो है, लेकिन उसमें ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, उसकी जो पहले 2-2 छुट्टी हुआ करती थी तो बढ़ा करके 3-3 छुट्टी कर दी गई है। और दुर्गा पूजा की 6 छुट्टी होती थी, उसको बढ़ा करके कम करके 3 छुट्टी कर दी गई है। तो ओवरऑल जो छुट्टियां थी वो तो उतनी ही है। तो इस लिहाज से ऐसा कोई वर्किंग डे या स्कूली डेज जो है वो बढ़े नहीं है, वो उतने के उतने ही है। लेकिन रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और बहुत सारे पर्व हैं हिंदुओं के, उनकी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ईद और बकरीद की छुट्टियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। गिरिराज सिंह ने इस पर रिएक्ट किया, उनकी बात सुनते हैं, फिर हम यहां चर्चा करेंगे। नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। अब ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे तर्क क्या है, जरा सुनते हैं। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं, अरे बसंत पंचमी की छुट्टी भी है, महाशिवरात्रि की छुट्टी भी है, जानकी नवमी की भी छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा की भी छुट्टी है, गुरु कबीर जयंती की भी छुट्टी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी छुट्टी कायम है, दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन है, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की छुट्टी 2 दिन पहले रहता था, अब 3 दिन किया गया है। साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं उनकी कुछ एक छुट्टियों की कार्य अवधि बढ़ाई गई है और सबे बारात की छुट्टी घटाई गई है। लेकिन इसको धर्म के चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के चश्मे से देखना आवश्यक है। समीर जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? देखिए, बिहार में जिस हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार और लालू प्रसाद यादव की सरकार गठबंधन की चल रही है और जिस हिसाब से उन्होंने जातिगत सर्वे जारी कर ये तय किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में उन्हें कैसे राजनीति वहाँ सेट करना है बिहार के अंदर, यह उसी का एक उदाहरण है। यह जानते हैं कि 2024 के अंदर उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्होंने उसी धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की है छुट्टियों के आधार पर। वो जानते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट एक तरफा चाहिए, दूसरे चाहिए। अब देखिए, अम्बेडकर जयंती की छुट्टी उन्होंने वहाँ दे दी जो पहले नहीं थी, हिंदू धर्म की कुछ छुट्टियां कम कर दी। तो सीधे सीधे ये वोट विभाजन की राजनीति उनको ध्यान में आ रहा है कि जहां से उन्हें वोट मिलना है, भारतीय जनता पार्टी को जो पक्ष वोट करता है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, उस धर्म की छुट्टियां कैसे कम की जाए और जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीति को सूट करते हैं उस धर्म, उस संप्रदाय के लोगों की छुट्टियों को कैसे बढ़ा के उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। बेसिकली इस पूरे योजना छुट्टियों का लेखा देखा आप देखोगे तो यही बताता है कि बिहार के अंदर यह कोई धर्म के आधार पर उन्होंने कोई बिहार के लोगों की जनसंख्या के हिसाब से नहीं किया है। उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की स्कूल शिक्षा विभाग ने जो छुट्टियां जारी की है यह उसी नजर से देखा जाता है। ये पहले तो ये समझें कि ये जो भी फैसले होते हैं कि इस पर्व पर छुट्टी होगी या नहीं होगी, इस जयंती पर होगी नहीं होगी, ये आपके राज्य की मान्यताओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि भाई आप किस पर्व पर कितना बड़ा मानते हैं। जैसे छठ पर उन्होंने कहा कि एक छुट्टी एक्स्ट्रा दे दी गई। छठ बिहार में बहुत बड़ा पर्व होता है,
लेकिन रक्षाबंधन नहीं बनता बिहार में, ये तो कोई नहीं मानेगा। नहीं सौरभ जी, मुझे तो बड़ा जन्माष्टमी आश्चर्य हो बनती रहा है है कि संविधान विरोधी कोई सरकार इस तरह से कैसे हो सकती है। जिन पर्वों पर पहले से, और ठीक है अगर कोई राज्य में कोई एक पर्व हो, किसी खास समाज, किसी खास समुदाय और या किसी खास क्षेत्र में भी वो मनाई जाती हो तो चलो ठीक है, लेकिन हिंदू और मुसलमान की छुट्टी कैसे इस वक्त बढ़ घट सकती है, किसी भी तरह से कैसे बढ़ घट सकती है। और मुझे तो पहले लग रहा था कि हो सकता है कि अफवाह हो, हालांकि वो नोटिफिकेशन मैंने देखा जो शिक्षा निदेशक की तरफ से आया है, उसमें जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाना और वहां लिखना कि अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां जो साप्ताहिक अवकाश है वो रविवार की बजाय शुक्रवार किया जा सकता है। और आपको ध्यान में होगा कई ऐसे क्षेत्र थे जहां से खबरें आई थीं कि वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था, तो मौलाना ने कहा, उसके बाद प्रिंसिपल पर दबाव बनाया और कहा गया कि नहीं नहीं शुक्रवार की छुट्टी होगी। बाद में पता चला कि उसको न डीआईएस के पता है, जिला विद्यालय निरीक्षक को नहीं पता, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनको नहीं पता, और वो छुट्टी कर दी गई। ये वाला खतरा ज्यादा बड़ा है। और अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस वाली राजनीति पर जा रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए उसमें 17-18% मुसलमान हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर पूरा का पूरा मुसलमान उसके साथ दूसरे वोट जुड़ गए तो हम ये कर पाएंगे। ये ज्यादा खतरनाक है, संविधान विरोधी है, चिंता की बात। शॉर्ट कमेंट देवेंद्र आपका, ये शुद्ध मुस्लिम अपीसमेंट, इस्लामी तुष्टीकरण का मामला है या कुछ और? मुझे नहीं लगता सर ऐसा, क्योंकि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। मुस्लिम वोट और कहाँ जाएगा? बिहार में अगर ऑप्शन को आप देखें तो आरजेडी जेडीयू के पास ही वो मुस्लिम वोट जाना है, कोई और ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी से उनकी कोई लड़ाई है इसलिए वो अपीस करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अधिकारियों के लेवल पे वो रीएडजस्टमेंट हुआ है, जैसा कि बताया गया कि जेडीयू के द्वारा कि शब बारात की छुट्टी मान लीजिए आपने कैंसिल की, ईद में उसको बढ़ा दी। हाँ, एक बड़ा मसला ये जरूर है कि जिन अधिकारियों ने या जिस सरकार ने यह तय किया कि आप कैसे मान लेंगे कि रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के लिहाज से देखें तो किसी भाई के लिए सबसे बड़ा पर्व ये होता है कि रक्षाबंधन के दिन उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। किसी बहन के लिए पर्व सबसे बड़ा होता है, उस दिन आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, रामनवमी नहीं दे रहे हैं। ये समस्या जरूर है, लेकिन मुसलमानों में जो संख्या बढ़ी है उसको किसी अपीजमेंट के तहत किया गया। मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले इतना बड़ा खतरा आरजेडी और जेडीयू उठा रहे हैं।